गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन में मैं हूँ आपके साथ महक असलम और एक नई सुबह है, एक नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बहुत सारे चैलेंजेस अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करें। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसानियों में तब्दील करे। और जैसा कि मैं डेली अपने प्रोग्राम में एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करती हूँ, उसका मकसद ये है कि दिन के आगाज़ में कोई भी अच्छी बात हो या कोई भी एक ऐसी बात जो कि बहुत प्रोडक्टिव हो, वो थ्रू आउट द डे आपके जो आपका दिन है उस पर बहुत ज़्यादा असर रखती है। तो आज की अच्छी बात यह है कि अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। इसलिए हम बचपन से सुनते आए हैं कि आपकी जो नीयत है वो बड़ी मैटर करती है किसी भी हवाले से। कि अगर आपकी नीयत है किसी के साथ अच्छा करने की, आपकी नीयत है किसी के साथ बुरा करने की, आपकी नीयत है किसी के लिए कुछ करने की, या आपकी नीयत है किसी को नुकसान पहुंचाने की, तो आपकी नीयत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर उसके आप कहें कि जी मेरी नीयत ये नहीं थी, मेरी नीयत वो नहीं थी। अपनी नीयतों को साफ़ रखें, क्योंकि ईमान का दारोमदार आपकी नीयतों पर होता है। तो ये थी एक अच्छी खबर। एक और अच्छी खबर भी है जो कि मैं टॉप स्टोरीज में आपको दूंगी। सऊदी अरब ने ख़वातीन को महर भी उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब के वज़ीर बराए हज और उम्रा ने बयान में मज़ीद कहा है कि उम्रा वीज़ा की कोई तादाद मुकर्रर नहीं की गई है और दुनिया भर से किसी भी किस्म के वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले अफराद अब उम्रा अदा कर सकते हैं। इसके अलावा ख़बर यह है कि फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की बहुतात हो गई है। लाहौर दूसरे नंबर पर है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा हम देख रहे हैं कि आगे पीछे है, लेकिन ये भी ख़तरे की बात है। आज हम इस पर शो में तफसीलन बात करेंगे कि क्या वजह है, हमारी फ़ज़ा इतनी आलूदा क्यों है। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो हम कई सालों से देख रहे हैं कि लाहौर में कैसी सूरत हाल होती है कि स्मोक की हमें वहाँ पर शिकायत मिलती है, जिसकी वजह से गले की बीमारी, आँखों की बीमारी, जिसका रीज़न ये होता है कि जी हमसाया मुल्क में धान की फसल को जलाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन क्या हमारी अपनी कुछ कोताहियाँ हैं, हमारा ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है, हमारी कुछ अपनी गलतियाँ हैं? क्योंकि कूड़े को तो हम भी आग लगाते हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो कि ठड़ ठड़ करती आवाज़ें सड़कों पर हमें नज़र आती हैं, वो भी हमारी गलती है। तो क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हम आगे आने वाले वक्त में इस तरह के ख़तरात से बच सकें? अच्छा जी, हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी फ़नकारा से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो अपने जज्बात और एहसासात को कैनवस पर मुंतकिल करते हैं। ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है। वो तमाम लोग जो कि कैमरे के उस पर बैठे होंगे और शेडिंग जानते होंगे, स्केचिंग जानते होंगे, या फिर अपने दिमाग की एक सोच को कैनवस पर बिखेरना जानते होंगे, उन्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये मुश्किल क्यों है। अब ये जो खातून हैं, इन्हें पहली विजुअल आर्टिस्ट होने का एजाज़ भी हासिल है। तो इनकी मेहनत, इनका अज़्म, इनका सफ़र, क्या थी मुश्किलात, आज हम इन्हीं से जानेंगे। प्रोग्राम में हमारी ये मेहमान होंगी। पाकिस्तान में चंद सालों में हज़ारों ख़वातीन मुबैना जिनसी ज़्यादती का शिकार बनी, लेकिन मुल्ज़िमान को सज़ाए आटे में नमक के बराबर हुई। क्या वजह है? कानून बनते हैं लेकिन क्या उस तरीके से नाफिजुल अमल नहीं होते जिस तरीके से होने चाहिए, और अगर उस तरीके से हो जाते तो क्या वो ख़वातीन जो कि जिनसी ज़्यादती का निशाना बनी शायद वो बच जाती? आज प्रोग्राम में इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे एक कमरे के घर में 8 से 10 अफराद रिहाइश पजीर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे कमरे में 1 या 2 कमरे होंगे, 8 से 10 अफराद का रहना कितना मुश्किल है। कोयटा में हिंदू बिरादरी का मजदूर तबका किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, इस पर एक रिपोर्ट है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा हम कचरे और इस्तेमाल शुदा चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें दोबारा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? जी हाँ, रिसाइकलिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से एक शख्स जो है वो कचरे को रिसाइकिल करता है। जर्मनी की एग्जांपल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर भैया अगर आप एक प्लास्टिक की खाली बॉटल मशीन में डंप करते हैं ना, तो आपको वहाँ का एक यानी पाकिस्तानी 1 रुपया वहाँ की करेंसी के मुताबिक आपको दिया जाता है। और ये चीज़ लोगों को मोटिवेट करती है कि उन्होंने क्या करना है, अपना जो कचरा है वो फेंकना नहीं है बाज़ारों में। और जनाब जो है वो आपने करना ये है कि आपने उस बोतल को डंप करना है ताकि उसको रिसाइकिल किया जाए और रिसाइकलिंग के बाद उसको दोबारा से
इस्तेमाल किया जाए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। अब ज़रा हम प्रोग्राम का बाकायदा करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद सरगोदा के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताएगा क्या वजह है कि अभी तक कमी नहीं की गई किरायों में? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको कम किया गया है, लेकिन कीमतें कम होने के बावजूद भी जो है इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टरों ने जो किराए हैं वो कम नहीं किए, वो सेम किराए ले रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बिल्कुल कम नहीं किए जिन्होंने 160 रुपये पहले किराया था, अभी 160 रुपये ले रहे हैं। लाहौर जाना हो तो 1000-1200 रुपये ठोक देते हैं, और इसी टाइम वाले तो और भी ज़्यादा लेते हैं, पर परेशानी होती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोल की कमी जो हुई है, कीमतों की कमी हुई है, इसी तरह से ज़िला इंतजामिया को भी चाहिए कि वो इन किरायों की कमी के ऊपर जो है अमल दरामद कराएं, ताकि शहरियों को जो है हकीकी रिलीफ मिल सके। ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है कि भाई अगर हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी है और फिर किरायों में कमी नहीं है, लोग इसी तरह तो मुश्किलात का शिकार होते हैं, इसी तरह तो शिकायत करते हैं। हम यहाँ पर बैठ के इसीलिए तो डिमांड करते हैं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो गवर्नमेंट जितने मर्जी इकदाम कर ले, जितना मर्जी कह दे हमने आवाम को रिलीफ दिया, वो रिलीफ आवाम को नहीं पहुँचेगा। इसके लिए चेक एंड बैलेंस जैसी कमेटियों का होना, इस चेन का होना जो कि बैलेंस रखे, चेक करे कि आया ट्रांसपोर्टर्स मनमानियां तो नहीं कर रहे, बड़ा ज़रूरी है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। कोयटा में हिंदू बिरादरी का मजदूर तबका तंगो तारीख और छोटे मकानात में रिहाइश पजीर है। देखिए, एक से दो कमरों का ये घर है। बड़ा मुश्किल होता है कि आप छोटे छोटे घरों में 8 से 10 लोग रहें। खस्ता हाल बस्ती में रहने वाले अफराद की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर उन्हें वो सहूलियत मुयस्सर नहीं है जो कि होनी चाहिए। अब क्या क्या सहूलियात हैं जो यहाँ नहीं हैं, किस तरह की ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं, कौन सी मुश्किलात हैं जो ये फेस कर रहे हैं, नूरुल आरिफीन ने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। कोयटा के वस्त अख्तर मोहम्मद रोड में कायम ये मंती नगर है। अपने नाम के बरक्स यहाँ के रहने वालों को पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है। छोटी और तंग गलियाँ, खस्ता मकानात और बुनियादी सहूलियात से महरूम ये मोहल्ला ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमती बेहिसी की दास्तान बयान कर रहा है। सिर्फ 20,000 मुरबा फुट पर फैले इस मोहल्ले में हिंदुओं के 700 खानदान पर मुश्तमिल 8,000 से ज़ायद लोग यहाँ रहते हैं, और ज़्यादातर खानदान ऐसे घरों में रहते हैं जो सिर्फ 200 से 300 फुट मुरबा फुट पर कायम है। कर्ज लिया है तो लोगों को देना भी है, तो फिर 4-5 घर में फैमिली रहती है कि कमरा हर किसी का है, तो वो उसके हम लोग फिर किराया तो नहीं है, लेकिन 4-4, 5-5 घर है। जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है। नजीब स्टेट में वाक़िया शांति नगर के दूसरे मोहल्ले में भी मसाइल की कमी नहीं। यहाँ के बासी भी एक कमरे के मकान में 3 से 4 शादीशुदा खानदान साथ रहने पर मजबूर हैं। कहते हैं अपने बच्चों के साथ किस तरह एक कमरे के मकान में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जगह बहुत तंग हो गई, हमारी गलियाँ भी बहुत तंग है और हम बहुत परेशान हैं। अगर कोई हमें कॉलोनी बना के दी जाए तो हम सारे जो गवर्नमेंट वगैरह के उनके हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। पसमानदा बस्ती में आबादी के मुकाबले में मंदिर बहुत छोटा है। सिर्फ एक वक्त में 8 से 10 लोग ही मंदिर में इबादत कर सकते हैं। मंदिर में हमारी इबादत होती है, मजहबी त्यौहार होते हैं, तो जो भी होते हैं हमारे मंदिर में होते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि हमारे पास ज़मीन की कमी की ना होने की वजह से हमारे पास छोटी जगह इसीलिए मंदिर है, ताकि हमारी बड़ी ज़मीन मिल जाए, जगह मिल जाए। हमें शुगुफ्ता खान गुज़िश्ता 23 साल से शांति नगर के लोगों के मसाइल हल करने और फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। कहती हैं सिर्फ ज़मीन की तंगी यहाँ का बड़ा मसला नहीं, बल्कि तालीम, सेहत, पानी और दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। सफाई के बेहतर इंतजामात न होने की वजह से ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मुतासिर होती है। वबाई बीमारियाँ भी जल्द फैल जाती हैं। ये किस तरह अपनी कमाई करते, फिर ये कर्जा लेकर वो कमेटियों का सिलसिला करके कर्जे से ये लोग ये घर बनाते हैं, और एक घर में 8-9 फैमिली रहती है, और बाकायदा ये पर्दे लगा कर उसमें ये फैमिली रहती है। तो गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको कोई कॉलोनी दे। शांति नगर के बासी गुज़िश्ता कई दहाइयों से किसी मसीहा के इंतजार में हैं जो आकर इनकी हालत जिंदगी बेहतर बना सके। कैमरामैन जफर बलोच और अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा।
रिपोर्ट आपने देखी। हमारी दुआ है, हमारी उम्मीद है कि इनकी मुश्किलात ख़त्म हो और जो हुकाम बाला है उनकी नज़र इस तरफ जाए और वो देखें कि लोग किस तरह से मुश्किलात का शिकार। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बच्चों की बात करते हैं। हमारे दौर के बच्चे बड़े तेज़ हो गए और जब मैं इन बच्चों से मिली तो मैंने सोचा कि यार जब मैं इस एज में थी तो मेरी सोच इतनी प्रोडक्टिव क्यों नहीं थी या मुझे इतने मुनफरिद ख़यालात क्यों नहीं आए। मतलब हमारी सोसाइटी में आप अभी भी बहुत सारे अम्मा अब्बा हैं जो सोचते हैं कि बच्चे ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन इन बच्चों से मैंने कल मुलाकात की और इनसे मुलाकात करने के बाद मैंने सोचा कि मैंने अपने बेटे को ना डॉक्टर बनाना ना इंजीनियर बनाना है, उसकी सोच ऐसी बनानी है कि वो कुछ प्रोडक्टिव करे। तो ज़रा इन बच्चों से जो मैंने मुलाकात की वो मुलाकात मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो हम जी रहे हैं 2022 में और 2022 यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि इस दौर के बच्चे इतने तेज़ हो गए कि इनको देख के मुझे ख्याल आता है कि काश जब मैं इनकी एज की थी तो मैं इतनी ही तेज़ होती तो पता नहीं आज मैंने कितनी तरक्की कर ली होती। बहरहाल तरक्की अभी भी बहुत की है, लेकिन ये बच्चे वो हैं जो कि हमारा मुस्तकबिल हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। लाइक हमने कुछ दिनों पहले आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी एलन मस्क के हवाले से, जिन्होंने रोबोट तैयार किया था। तो सिर्फ वो वहाँ बैठे रोबोट तैयार नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ कराची में, पाकिस्तान में नन्हे मुन्ने बच्चे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि इनको देख के बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर होंगे। इनको देख के वो वालिदैन जो ये सोचेंगे कि हमने अपने बच्चे को सिर्फ डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या हमने अपने बच्चे को एक बिजनेसमैन बनाना है, वो ये सोचेंगे कि नहीं, हमने अपने बच्चों को इनकी तरह एक ऐसा बच्चा बनाना है जो कि रोबोट बनाए। क्योंकि भाई अब रोबोटिक ज़माना है, हर काम रोबोट करते आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि ख़बरें भी अब रोबोट पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी ख़तरा महसूस होने लगा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जिन बच्चों से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनमें जो सबसे छोटी बच्ची है वो बहुत ही छोटी है। लाइक मैंने उसे जब देखा तो मैं हैरान रह गई थी और बेसाब मौजूद भी है। ज़रा बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। क्या नाम है आपका? निटालिया टीप। अच्छा, मुझे बताएं आपकी एज क्या है? 5 years। 5 years, 5 साल के बच्चे इतना माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने क्या तैयार किया है? मैंने कॉफ़ी मेकर तैयार किया है। थोड़ा सा दिखाएंगी मुझे? बड़ा ज़बरदस्त काम किया। 5 साल की नन्ही सी बच्ची है। ज़ाहिर सी बात है कि ये ट्रेनिंग आपको घर से मिलती है और ये वो ट्रेनिंग होती है जिसमें आपके अम्मा अब्बा से ज़्यादा आपके टीचर्स की सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी हमारे पास एक और होनहार स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली ज़यान। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है? मैं 14 साल का हूँ। 14 साल की उम्र में क्या तैयार किया? कौन सा रोबोट बनाया है? ये एक रोबोटिक आर्म है जिसका नाम मैंने टर्मिनेटर रखा है। अच्छा, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? ये इसका काम होता है कि जो चीज़ें हम ह्यूमंस नहीं उठा सकते क्योंकि जो बहुत भारी होती है या एक सर्टेन हाइट तक उसको पहुंचाना होता है, तो ये वो हमारे लिए काम करता है। ये छोटा सा ये एक प्रोटोटाइप है। ओके। लेकिन इसको देखते हुए, इसका डिज़ाइन देखते हुए हम लोग ने बड़ी मशीन्स भी बनाई हैं। अच्छा, मुझे बताएं कितना वक्त लगा, कितना टाइम फ्रेम आपको दिया गया या आपने कितने डेज में अपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया? ये मैंने अबाउट अ वीक में या 2 weeks में बनाया है। यस। और इसके पास 2 डिग्री हम लोग इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सिर्फ बनाते नहीं है लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी सीखते हैं कि इसके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यॉ एंड पिच जिसको हम लोग कहते हैं, और मोटर्स हम लोग ने बहुत सारे यूज़ की है, इसका प्रोग्राम भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं और फिर इसको एम्प्लाई करते हैं। चलें जी, अब लास्ट में मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ उस बच्चे से जिसकी पूरी टीम जा रही है जर्मनी। बड़ा बिल्कुल दीवार के साथ लग के खड़ा हो गया है। कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी मैं और चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजले राज़िक है। अच्छा, फजले राज़िक, माशाल्लाह। मुझे बताएं कि एज क्या है आपकी? 11। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम और अब आप जा रहे हैं जर्मनी घूमने फिरने। वैसे तो काम के लिए जा रहे हैं लेकिन घूमेंगे फिरेंगे भी। मुझे बताएं क्या तैयार किया आपने और कितना टाइम लगा? फंक्शन क्या है जो आपने चीज़ तैयार की, जो आपने रोबोट तैयार की? हमने एक रोबोट तैयार किया है जो बैड बीड्स को कलेक्ट करता है, ग्रास को कट करता है, लेडी बग्स को पुश करता है और फेंसेस को गिराए बगैर। अच्छा, तो वो आपका मैं मॉडल देख सकती हूँ? आपका मॉडल किधर है? चलें जी, ज़रा मुझे मॉडल भी दिखाएं। मैं चाहूँगी हम ज़रा मॉडल भी देखें कि वो मॉडल क्या है और मुझे इसके साथ साथ आप अगर ज़रा फंक्शन बताएंगे। इसका फंक्शन है कि यहाँ से ये जो भी है
चीज़ें, लेडी बग्स को पुश करता है, बैड वीड्स को कलेक्ट करता है और ग्रास को कट करता है। फिर जब एंड में जाता है सर्विस पॉइंट पे, सर्विस पॉइंट को ठीक करता है, जैसे सीसो होता है उसकी तरह से पुश करता है, फिर वो वापस यहाँ तक आता है। ये माइंड में कैसे आया ख्याल कि मुझे ये करना है? ये माइंड में इसलिए आया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोबोट्स आजकल हमारी हेल्प करते हैं और हमें भी ऐसे रोबोट्स बनाने हैं जो लोगों की हेल्प करें। तो आपने अपने रोबोट को क्या नाम दिया है? हमने नाम दिया है फ्लेमिंग गार्डनिंग रोबोट। अरे वाह, और ये आपने अकेले नहीं, आपकी टीम ने मिलके बनाया है, सही है। अच्छा, तो और अब आप और आपकी टीम जा रहे हैं जर्मनी, क्यों, क्या करने जा रहे हैं? हम ये रोबोट को जो है दिखाने जा रहे हैं। ये रोबोट हम वहीं बनाएंगे अगेन और प्रोग्राम भी वहीं करेंगे। अच्छा, और वहाँ पे कोई आपके लिए कंपटीशन है? अच्छा, क्या है, कौन किसके साथ कंपटीशन? बहुत सारी कंट्रीज हैं, 85 कंट्रीज हैं, तो उनसे हमें कम्पीट करना है। तो तैयारी पूरी है, कब जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नवंबर को। इनके एक छोटे नन्हे मुन्ने से पार्टनर भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम, क्या किया आपने वैसे, इसमें आपका क्या रोल है? इसके अंदर मेरा रोल था प्रोग्रामिंग करना। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे को ऐसा प्रोग्राम बनाना था कि इसका ये जो क्लॉ है ये इसे पुश कर दे, उसे कलेक्ट कर ले और उसे गिरा दे। और फिर हमने ये इसका काम है कि जो कलेक्ट करेंगे नहीं ये बैड बीट्स, तो उसे ये लॉक कर दे तो ये बाहर नहीं निकले। और इसे ना वहाँ पूरा सर्विस पॉइंट को भी एक्टिवेट करना होगा, ऐसे कुछ इससे गिरा के। तो फिर हमारे को एक मैसेज भी मिलना चाहिए सर्विस पॉइंट एक्टिवेटेड का। एक और पार्टनर है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या रोल है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अबलद। अच्छा, मुझे बताएं एज क्या आपकी? 11। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपका क्या रोल था, क्या आपने इसमें कितनी मेहनत की, कितना साथ दिया? मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन का काम करा था। मैंने इसमें 3 मोटर से रोबोट बनाया। हमने इसमें कलर सेंसर्स लगाए, टायर्स लगाए और अलग अलग पार्ट्स बनाकर बीम्स और कनेक्टर्स इसको कनेक्ट करा। एट लास्ट हमने इसमें वायर्स लगाए ताकि वो कंप्लीट हो और वो चल सके। भाई ये हमारे फ्यूचर के बच्चे जो कि बहुत अच्छा सोच रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जाहिर सी बात है, जब आप बाहर किसी मुल्क में जाएंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो और फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। जब ये जीतेंगे हम दोबारा से इन बच्चों को अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। आज तो मैंने सोचा कि ज़रा सेटअप है तो ज़रा बाहर निकलते हैं, इनका सेटअप देखते हैं, आपको दिखाते भी हैं। अब हम इस इदारे की सीईओ से मिलेंगे जिनकी ये सोच थी कि इन बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है, सिखाना है कि वो एक अच्छा नाम बनाएं, अच्छा काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत मेहनत लगी, बहुत सिखाने में वक्त लगा। जी आई मीन टाइम तो हर चीज़ में लगता है, बट ये है कि इनके पेरेंट्स का विजन था कि समथिंग डिफरेंट, हमें कुछ हट के करना है। आई मीन एक रेगुलर एकेडमिक्स है जिसमें हम बुक खोलते हैं, बुक में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उस आउट ऑफ द बुक नहीं सोचते हैं। इनके पेरेंट्स ने ये सोचा कि हमें अपने बच्चों को एक्सपोजर देना है जो कि आउट ऑफ द बुक जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अब ये जो भी ये टीम जर्मनी जा रही है, इट्स नॉट लाइक कि जी ये जर्मनी जाके कॉम्पीट करे, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड पे जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है कि हम स्कूल में जैसे पढ़ लेते हैं एंगल, हमें पता है 20 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, बट ये एंगल एक्चुअली रोबोटिक्स के थ्रू हमारे पास किस तरीके से हमारी लाइफ के साथ इंटीग्रेटेड है, ये चीज़ें लर्न करनी है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है इनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब जब ये बड़े होंगे तो ये जो है ना कुछ डिफरेंट सोच सकेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ लर्न कर चुके हैं, हाउ टू इंटीग्रेट माय नॉलेज विद द रियल लाइफ। हम आपको जिस जगह पर लेकर आए चलें, ये तो उन बच्चों की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर इन्हें एक अच्छा माहौल मिला, टीचर्स मिले, सपोर्टिव सिस्टम मिला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर अपनी स्किल्स को ये बहुत अच्छे तरीके से सामने लेकर आ सकते हैं। बट अगेन वही कि हमारे मुल्क में इस चीज़ को जितना प्रमोट किया जाए उतना कम है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इंटरनेशनली बीट करें तो हमें इस रेस में आगे बढ़ना है। फंड्स की कमी है, फंड्स की कमी को पूरा करना है। इन बच्चों के लिए कोई भी बैरियर है, उस बैरियर को हमने ख़त्म करना है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
चलें जी, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो फ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा आलूदा है, जिसकी कई वजूहात है, जैसे कि मिट्टी के ज़रात, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं है, फ़ज़ाई आलूदगी का ये सबब बन रहे हैं। कराची और लाहौर इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर है और अगर हम इसके बारे में अभी इक़दाम नहीं उठाएंगे तो हमें याद है कि लास्ट ईयर लाहौर टॉप पर था, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कराची का नंबर भी टॉप 10 में है। अब आप देखें कि लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा जो ज़रात है उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। याद रहे कि 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी का जो लेवल है, अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सैयदा ज़ीनत की, उसके बाद जो है इस पर डिस्कशन करते हैं। भर के मुख्तलिफ शहर इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी के ज़ेर असर हैं। एयरको के मुताबिक कराची और लाहौर इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। फ़िज़ाई आलूदगी होती क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं और इनसे निमटा किस तरह जा सकता है, आइए आपको भी दिखाते हैं। देखिए, फ़िज़ाई आलूदगी की तो वजूहात 2-3 बड़ी हैं। एक तो हमारे यहाँ फ्यूल जो है उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है, सल्फ़र की मकदार खासी ज़्यादा होती है, यानी हमारे यहाँ डीसल्फ़राइज़ फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। पेट्रोल में, डीज़ल में, कैरोसिन के अंदर, फर्नेस ऑयल के अंदर सल्फ़र बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से पार्टिकुलेट्स बहुत बनते हैं कि इनकी कंबशन होती है गाड़ियों में, फैक्ट्री में, जितने भी जहाँ भी कंबशन प्रोसेसेस हैं, जहाँ भी बर्निंग का अमल हो रहा है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि फ्यूल है सबसे बड़ी वजह। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह ये कि हमारे यहाँ गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, फैक्ट्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। गाड़ियाँ लाखों की तादाद में जो डीज़ल को और पेट्रोल को और गैस को यूज़ करती हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो गाड़ियाँ खुद भी हैं। एक नेचुरल फेनोमेना भी है कि अगर हवा हब्स होगी, हवा नहीं चलेगी तो ये पार्टिकल्स वहीं पर गाड़ियाँ निकालते इमिट करती रहती हैं और जमा होती रहती हैं, जिसकी वजह से एमिशन बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है और AQI वैल्यू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह है कि डीसल्फ़राइज़ फ्यूल ये जिसमें सल्फ़र की मकदार कम हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हाई सल्फ़र फ्यूल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ नहीं है, हर शख्स या उसके पास कार है या मोटरसाइकिल। अब कराची इतना 2-2.5 करोड़ की आबादी है, एक बस जो है वो 200-150 लोगों को एक वक्त में ले जाती है, तो फ्यूल का ख़र्चा ठीक है 2-3 टाइम ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी हम यूज़ कर रहे हैं तो 100-200 आदमियों के लिए 100 या 50 गाड़ियाँ चाहिए होंगी। तो पर कैपिटा हम एमिशन कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की सूरत में पर कैपिटा एमिशंस कम हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो पर कैपिटा एमिशन बहुत बढ़ जाएगी। आने वाले कुछ सालों में फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जिसके बारे में माहिरीन ने पहले ही खबरदार कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले की जानिब संजीदगी से तवज्जो दें। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची। अच्छा जी, हुकूमत को चाहिए लेकिन साथ साथ आवाम को भी ये चाहिए ना कि थोड़े खुद भी इक़दाम करें, क्योंकि पाबंदी के बावजूद भी वो रक्शे, वो गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ते हैं वो हमें फिर भी नज़र आ रहे होते हैं सड़कों पर। क्या करें ना, अब रोक तो जितना रोक सकते हैं रोकते हैं इन्हें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं ये चलाने में। अब ये क्या मामला है, इसको रोक कैसे सकते हैं हम, अपने तौर पर क्या क्या इक़दाम करने चाहिए इससे बचने के लिए। ब्रेक पर अभी हम जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। अच्छा, अगर हम सब लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां देखें तो हम अपनी ज़िम्मेदारी उस अंदाज से नहीं निभा रहे इस मामले में जिस अंदाज से हमें निभानी चाहिए। लाहौर की स्पेशली अगर हम बात करें ना, तो लाहौर में मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम जब ये मामला बहुत ज़्यादा सर उठाने लगा तो कहा यह जा रहा था कि मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। उस वक्त बुज़दार साहब की हुकूमत थी और वो एक ऐसा काम है, यानी मसनूई बारिश का बरसाना, जो कि ना तो बहुत जल्द होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। बारिश के बरस जाने से ये जो स्मॉग का मामला होता है किसी हद तक नीचे आ जाता है और फिर जो धुंधलाहट होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इससे जो बीमारियाँ जन्म लेती हैं उस पर बात करना
बेहद ज़रूरी है। लास्ट ईयर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये इन्हीं दिनों में मैं जब लाहौर थी, आपको गले की बीमारी हो जाती है, लाइक आपको खांसी होती है, गले में खराश होती है, आपकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं, आंखों से बिला वजह पानी आता है, आपकी बॉडी पे एक अजीब सा स्ट्रेस होता है, आप सही तरीके से बाइक नहीं चला पाते, आप सही तरीके से ड्राइविंग नहीं कर पाते, लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया जाता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि पंजाब में एक वक्त में पाबंदी लगाई गई थी कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं वो सड़कों पर हमें नज़र नहीं आएंगी। और इसके अलावा जो चिंची रक्शाज हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका भी धुआं इतना ख़तरनाक होता है आपके सांस के लिए, और स्पेशली जो बच्चे हैं वो बहुत अर्ली एज से अस्थमा का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो पाबंदियों के बावजूद भी हमने देखा कि लोग जो हैं वो अपनी सवारी को लेकर सड़कों पर निकल आते हैं, और जब सवाल होता है कि भैया पाबंदी लग गई तो कहते हैं जी क्या करें, कमाना भी तो है ना। तो अब इसका मुतबादिल क्या है, किस तरह से हम रोक सकते हैं? अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी आया कि जी भारत में धान की जो फसल है उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से इन दिनों में लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इतनी ख़तरनाक हद तक पहुँच जाती है। लेकिन कराची में ये क्यों हो रहा है? कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना मुतासिर क्यों है, इतनी ख़तरनाक लेवल पर क्यों पहुँच गया है? कराची में एक एज ज़रा हमें ये हासिल है कि जी कराची में समंदर है, इसलिए इतना ख़तरा नहीं होता जितना ख़तरा हमें लाहौर वाली सूरत हाल पर होता है। अब ये जो तमाम सूरत हाल है इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, और बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर साजिद राशिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये जो सूरत हाल हम फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से देख रहे हैं, वो चाहे लाहौर है, चाहे कराची है, इवन पाकिस्तान का कोई भी शहर है, रिपोर्ट हमने एक दिखाई जिसमें बार बार ये कहा गया कि आने वाले वक्त में ये मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। तो सर मुझे बताएं कि ये जो मज़ीद ख़तरा जिसका इंडिकेट दिया गया है कि मज़ीद अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, इसका मेन रीज़न है क्या बेसिकली? देखिए, इसका मेन रीज़न तो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेज। यही जो हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जो हवा के अंदर हम आलूदगी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, इसको कम करना है। ये जितनी अब आलूदगी बढ़ेगी, एयर पोल्यूशन बढ़ेगी ही, उतना ही हमारे जो है वो स्मोक में इजाफा होता जाएगा। तो इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन काम था वो ये था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। किसी भी बड़े शहर के अंदर अभी तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। देखें, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाने के लिए कुछ इक़दाम किए हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। अगर उसको प्रॉपरली उसके ऊपर अमल होगा तो ये बात बनेगी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। अगर इस साल में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये है, जैसे लाहौर के अंदर दफा 144 लगा दी है। लाहौर के अंदर उन्होंने कहा कि भाई कोई भी जो रिमेनिंग्स ऑफ दी मूंजी और वीट होगी उसको आग नहीं लगाएगा, कूड़ा करकट को आग नहीं लगाएगा। तो इसी तरह जो धुआं देने वाली गाड़ी उनका चालान होगा। तो ये तो शॉर्ट टर्म चीजें हैं ना, ये तो अभी आप करेंगे 2 महीने बाद वो फिर इतनी हमारे पास ना ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। रेड लाइट की वायलेशन होती है, कितने लोग हम पकड़ते हैं? अगर 20 लोग वायलेशन करते हैं तो 2 लोगों को हम पकड़ के चालान सिर्फ करते हैं। क्योंकि बाकी हमारे पास ना इतने वार्डन है बड़े शहरों में, ना इतने रिसोर्सेज हैं कि सबके ऊपर वो किया जाए। तो अवेयरनेस देना जो कि ये मीडिया इस वक्त कर रहा है, ये सबसे बड़ा काम है। और जब तक हम अवाम बाशऊर नहीं होंगे, हम अपने अपने जो मामलात हैं उनको ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। सही है, ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ मुझे समझाइएगा, इस खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी से वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जन्म लेती हैं और आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक मुतासिर कर सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बीमारी जो इससे है वो अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा करम किया कि कोरोना के अंदर जो हमारे वो लोग थे जो लंग्स की बीमारी में मुब्तला थे, जैसे टीबी है, दमा है, ये वाले लोग हैं, इनको जैसे ही एयर पोल्यूशन बढ़ेगी इनको प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो जाती है। उसके अलावा बच्चों और बूढ़ों में इम्यून पावर कम होती है। अब स्मोक के अंदर सुबह के वक्त पे आपने देखा जितनी स्मोक होती है, मोटरसाइकिल पे हम बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर जब मूव करते हैं तो उनकी स्किन जो है उसके पे खराब होती है। इसी तरह नज़ला, जुकाम, ये चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। आंखों की बीमारियां जो हैं वो इससे बहुत ज्यादा जो है ना मुतासर, और बच्चे खास तौर पर मुतासर होंगे।
और छोटे बच्चों में लंग्स जब उनके मुतासिर अगर एक दफा हो गए तो फिर सारी उम्र के लिए ये प्रॉब्लम रहेगा। तो ये जल्दी बीमारियां हैं, लंग्स की बीमारी है, ये मेन इसका। और उसके अलावा इससे कैंसर भी हो सकता है, जो स्किन का कैंसर है वो भी इससे हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बीमारी की तरफ आता है। जी सही है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर ही देखते हैं, अगर स्पेशली मैं कराची की बात करूँ तो कहा जाता है कि कराची में समंदर है, इस वजह से कराची वालों को थोड़ा सा एक एज है कि यहाँ पर लाहौर जैसी सिचुएशन नहीं होती है, ना ही यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि कपास की, जैसे आपने कहा, बाकियात को जलाया जाता है या व्हाटएवर कुछ भी। लेकिन कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा क्यों है? यहाँ पर क्या वजह है? यही कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, मिट्टी के ज़रात, ये वजह है? देखिए, सबसे बड़ी वजह बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, वो है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो है वो गाड़ियों को इस्तेमाल करती है। जितनी व्हीकल्स कराची में, जितनी ट्रैफिक कराची में है, उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का अपना जो है ना वो खराब हो रहा है। अभी तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब समुंदर की हवाएं आती हैं और अगर ये हवा ना चले तो फिर कराची की हालत लाहौर से भी बदतर होगी, इसलिए कि जब हवा चलती है तो एयर पार्टिकल्स को मूव करवाती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट होती है तो उससे स्मोक की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर, और यही सबसे, देखिए कंस्ट्रक्शन कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, और उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं, फॉसिल फ्यूल्स जल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, और उसके अलावा ये आपकी वैन्स, बसेस कराची के अंदर। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर इनको इंजन ठीक करें, इनकी वर्कशॉप से सर्टिफाइड जो ये गाड़ियाँ जो सर्टिफिकेट लेकर रोड के ऊपर आए, तो फिर ये आपकी बात बनेगी। अदरवाइज तो ये होगा कि और हालात बद से बदतर होते जाएंगे। और जिस तरह आपने देखा कि अभी हवा के अंदर आबी बुखारात की जो मिकदार है वो और बढ़ गई है, और कराची के अलावा सिंध के जिन इलाकों में इस दफा सैलाब आया है, वहाँ पे भी इस दफा जो है ना वो एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे ज्यादा खराब होगा। वो इसलिए कि हवा में जो इस वक्त आबी बुखारात हैं वो ज्यादा हैं, और पहले अगर आबी बुखारात कम होते थे और हम धुआं ज्यादा भेज रहे थे तो उसकी जो है ना वो इंटरेक्शन कम था। लेकिन इस वक्त हर आपके वाटर वेपर्स के साथ ये जहरीले मादे इकट्ठे होंगे और स्मोक जो है वो ज्यादा पैदा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो सो प्लीज़ आप अपने अपने तौर पे तैयारी करें, क्योंकि हर एक शहरी की जिम्मेदारी है, अगर उसका हक भी है तो उसकी जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना फ़ज़ाई आलूदगी को बढ़ाने में। ठीक है जी, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में 21,900 ख़वातीन को मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीकात के मुताबिक 12 ख़वातीन को रोज़ाना जिनसी ज़्यादती का सामना करना पड़ता है। स्टिल मैं ये बात करूँ कि उन्हें करना पड़ता है। अब इसकी वजह क्या है ये भी हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जाहिद गशकोरी की, और फिर हम इस पर बात करेंगे। हवा की बेटी महफूज नहीं, जिनसी जुराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रोज 12 खवातीन का जिनसी इस्तेसाल किया जाता है। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीकात के मुताबिक 5 साल में पाकिस्तान में 21,900 खवातीन को मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन केसेस में 45% इजाफा हुआ है। तहकीक के मुताबिक जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात के बावजूद सिर्फ 0.2% केसेस में सजाएं हुई। 44 अदालतों में जिनसी जुराइम के 1301 मुकम्मल केसेस में से 4% पर फैसले सुनाए गए। 2,856 केसेस में चलान पेश किया गया, जबकि 1,234 मुल्जिमान अदालतों से बरी हुए। 2021 में 5,169, 2020 में 4,478, 2019 में 4,573, 2018 में 4,000
10,456 खवातीन के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती हुई। 2017 में 3,328 खवातीन को जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। तहकीक के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 18,848 केस रिपोर्ट हुए। सिंध में 1,312, खैबर पख्तूनख्वा में 1,400, इस्लामाबाद में 240 और बलूचिस्तान में 50 केस सामने आए। अब हमने रिपोर्ट आपको दिखा दी है। इसी पर जाहिद गशकोरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपने इन्वेस्टिगेशन की है, ख़वातीन के साथ जो ये जिनसी ज़्यादती होती है, उनका जिनसी इस्तेहसाल होता है, इसके केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए हमने बिल्कुल तहकीक की है। ये अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान में। ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती के केसेस सामने आ रहे हैं, गुज़श्ता 5 साल का अगर आप तनासब देखें, 12 ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। ये वो अदाद शुमार हैं जो कि केसेस की शक्ल में सामने आए हैं। इसमें ये बताया गया है कि 5 साल तक जो डेटा हमने सूबाई जो हुकाम हैं और पाकिस्तान में जहाँ वफाकी हुकूमत है, पुलिस के हुकाम हैं, या इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या विमेन राइट्स को देखते हैं, उनसे डेटा हमने इकट्ठा किया है। बड़ा मुश्किल काम था। उनसे ये साफ बात नज़र आ रही है कि गुज़श्ता 5 साल में 22,000 पाकिस्तान में ख़वातीन के जो मुबैना जिनसी ज़्यादती के केसेस थे वो दर्ज हुए हैं पूरे मुल्क में। और इस वक्त 40 से ज़ायद अदालतें ये केसेस देख रही हैं। और अहम इसमें बात यह है कि जो कन्विक्शन का तनासब है वो 1% से कम है। यानी कि ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर ख़वातीन सामने आ रही हैं जिनके साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती हो रही है। और साथ जो डिटेल्स हैं या फिगर्स हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि इसके अलावा आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी ये एनिमेशन, ग्राफिक्स, तमाम जो फिगर्स हैं एग्जैक्टली वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं उस पर स्ट्रेस करना चाहूँगा आपके सामने। इन 5 सालों में अगर आप देखें तो ये 45% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है 2017 के मुकाबले में। 2022 में अगर आप देखें 21 में, तो ये 45% इजाफा है जिनसी तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के केसेस में पाकिस्तान में। और फिर जो साथ ही इसमें 5 साल में 1301 केसेस सिर्फ मुकम्मल हो पाए हैं पाकिस्तान में, और 4% के सिर्फ फैसले किए हैं अदालतों ने। ये कितना कम तनासब है, इससे आपको अंदाज़ा होगा केसेस की अहमियत का, कि किस तरीके से अदालतें इन केसेस को या इस तरह के केसेस को टेक अप बिल्कुल जाहिद साहब, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हम देखें कि रोज़ाना 12 ख़वातीन, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये भी एक सवाल बनता है। मुजरिमों को सज़ा मिलने का तनासुब भी हैरानकुन तौर पे बहुत ज़्यादा कम है। इसका क्या रीज़न है? देखिए बिल्कुल आपने सही किया। ये जो रेशो है वो 0.2% है। 44 के करीब अदालतें पाकिस्तान में इन केसेस को देख रही हैं, टेकअप किया हुआ है केसेस को जी। लेकिन रेशो उसकी वजह उसकी मल्टी प्रोंग्ड चैलेंजेस का सामना है, वजूहात काफ़ी हैं पाकिस्तान में। तकरीबन 40% केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट ही नहीं होते जिनसी तशद्दुद के या जिनसी ज़्यादतियों के। जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, 4 डिस्ट्रिक्ट का हमें बताया गया है। रहीम यार ख़ान है, राजनपुर है, जो कबायली डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिस तरह लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, या फिर डेरा गाजी ख़ान है। और इसी तरह से बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाक़ों में अगर आप देखें, बलूचिस्तान में सिर्फ 89 केसेस 5 साल में रिपोर्ट हुए, जबकि अगर आप हुकाम से बात करें तो ये कहीं वाक़यात कहीं ज़्यादा हुए। फिर अंदरूने सिंध है, वहाँ पर रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। और आगे फिर अगर केसेस अदालतों में या पुलिस तक पहुँच जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1800 से ज़ायद के करीब चालान सिर्फ जमा हुए हैं जी जी। 21,000 से ज़ायद केसेस, सिर्फ 1800 से ज़ायद थोड़े से बनते हैं, और ये बड़ी तादाद है, इतनी नहीं है। और यही एक वजह है कि केसेस को संजीदगी से नहीं लिया जाता है। पुलिस टेकअप करती है, फिर अदालतों तक जाने से पहले ही वहाँ पर
जो मकामी सतह पे वडेरे होते हैं या ये बड़े लोग, अमूमन ये देखा गया है जो पावरफुल लोग हैं वो औरतों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल में हो या दूसरी शक्ल में। वो केसेस आगे नहीं चल पाते, उन केसेस को वापस कर लिया जाता है, तो अदालतों में फिर गवाहान जो विटनेसेस हैं वो पेश नहीं होते या उनको डराया धमकाया जाता है। इवन जजेस तक को भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। अगर आपने देखा सिंध हाई कोर्ट ने सोमोटो नोटिस लिया है पिछले हफ्ते, फिर अभी पिछले हफ्ते सदर पाकिस्तान ने ही एक हैरेसमेंट के केस में 2 सज़ाएँ जो हैं वो बरकरार रखी हैं। फिर अगर आप ओवरऑल वायलेंस देखें जिनसी तशद्दुद में, वो बढ़ता जा रहा है, इसका तनासुब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत प्रेशर होता है विक्टिम पर अमूमन कि वो केस वापस ले ले, जिसकी वजह से जो मुल्ज़मान होते हैं वो छूट जाते हैं अदालतों में। और जाहिद साहब कभी कभी हम देखते हैं कि अक्सर ये प्रेशर उनकी सोसाइटी, उनकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से डाला जाता है कि घर की इज्जत है और घर की इज्जत अगर इस तरह से पुलिस स्टेशन जाएगी तो और बदनामी होगी। मेरे ख्याल से हमें इस तरह के मामले में ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि अपनी आवाज़ उठाएं अपने हक़ के लिए। अभी ले रहे हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे स्टूडियो। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बलूचिस्तान की सरजमीन बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद से भरी हुई है, जहां लोग अपने फ़न के ज़रिए ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करते हैं बल्कि इसे बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया भी बनाते हैं। रंगों से अपने जज्बात और एहसासात को कैनवस पर मुंतकिल करती ये बासलाहियत फ़नकारा शाहीना रशीद हैं। शाहीना ने हाल ही में वॉल आर्ट के ज़रिए दीदा से फ़नपारे बनाए। ये हुनर उन्होंने सीखा और देखते ही देखते ये हुनर उनकी पहचान बन गया। गवादर की ये पहली विजुअल आर्टिस्ट जिन्होंने अपना नाम बनाया, नाम बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की। और जाहिर सी बात है जब आप मेहनत करते हैं और फिर जब आप एक ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस का सामना रहता है। शाहीना रशीद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहीना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीना, सबसे पहले तो बहुत आपको मुबारक और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। इसी तरह से आप तरक्की करें, मेहनत करें। मुझे बताएं कि ये जो सफ़र है, इस सफ़र का आगाज़ किस तरह से हुआ? देखिए, आर्ट का शौक़ मेरे ख्याल से बचपन में हर किसी के अंदर होता है, आपने भी किया होगा। जी जी। कि पेंटिंग वगैरह कलरों से, रंगों से हर वक्त ही मतलब वो करती मैं रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ शौक़ नहीं, मेरा पैशन बनता गया। तो मैं फिर गवादर में फाइन आर्ट्स का तो कोई स्कोप, मतलब आप कह लें कुछ नामो निशान भी नहीं था कि इस फील्ड में पढ़ाई भी होती है कोई। ठीक है। मतलब पढ़ाई टाइप की कुछ चीज़ ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स का फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था तो मैंने वहाँ पे जब एडमिशन लिया, फिर वहाँ से मुझे ये पता चला कि वाकई में फ़ाइन आर्ट्स में पूरी हिस्ट्री है। अच्छा शाहीना, मैं चाहूँगी थोड़ा सा माइक्रोफोन आप अपने करीब कर लें ताकि जो हमें सुन रहे हैं ना नाज़रीन, आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से उन तक पहुँच सके। जी जी बिल्कुल, ज़रूर। आप सही है आवाज़? जी जी बिल्कुल, बताएगा। जी, तो मैंने फ़ाइन आर्ट्स में जब एडमिशन लिया तो वहाँ से मेरा ये सफ़र स्टार्ट होता है और मेरी फैमिली ने सपोर्ट की कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि लड़कियाँ स्पेशली स्टडी के लिए बलूचिस्तान जैसे इलाके से भेजना, किसी और सिटी में जाके पढ़ना थोड़ा मुश्किल ही रहा है। और ये फील्ड थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि मैं कोई पहली लड़की हूँ कि फ़ाइन आर्ट्स में मैंने एडमिशन लिया, वो तो करा के। और अभी जाके लाहौर में एनसीए से जब मैंने एमफिल अपना ख़त्म किया तो फिर ये भी मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मैं गवादर पूरे बलूचिस्तान से मतलब फ़ीमेल विजुअल आर्ट की जो फील्ड है उसमें फ़र्स्ट एक लड़की की तौर पे मैं इनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सही सही, ज़बरदस्त शाहीना। और अगेन वही कि आपका जो सफ़र है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यकीनन इस सफ़र में आपको मुश्किलात का भी सामना रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आपने सीखा है
विजुअल आर्ट ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत महंगा है। फाइन आर्ट्स की इवन आप अगर एक पेंसिल, लेड पेंसिल ही खरीदने जाए ना तो उसकी भी कीमत अब काफ़ी ज़्यादा होगी, 100+ पे वो मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताएं कि आपने जो ये सारे खर्चे हैं ये बर्दाश्त किस तरह से किए? NCA से माशाल्लाह से आप पढ़ी हैं, NCA की तो माशाल्लाह फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो फ़ीस आपने किस तरह से पे की? ये चैलेंजेस किस तरह फेस किया आपने? जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब हालांकि इतना एक्सपेंसिव नहीं था, वहाँ की इतनी फ़ीस भी एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन तब भी मैं मतलब कोई लोअर मिडिल क्लास आप कह लें फैमिली, हमारे जैसे फैमिली के लिए ये भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं छोटे मोटे काम करती थी और मेरी फैमिली ऑफ कोर्स वो मेरी फ़ीस जो भी है वो अफोर्ड तो करती थी, मगर मैं एक आध छोटे छोटे स्केचेस 1000 रुपये में, 500 रुपये में, वहाँ से मैंने स्टार्ट की, बना बना के अपने कलर्स या जो अखराजात है वो निकालती आई। और फिर जब बात करें अगर NCA की, वहाँ की तो लाखों के करीब आप कह लें फ़ीस है, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फैमिली से मैं जितना भी कोई मेरी वो सपोर्ट कर लें, आप कह सकते हैं कि जो हमारा घर है, घर बनाने के टाइम जो उन्होंने पैसे जमा किए हुए थे, आधी पूंजी उन्होंने वो लगा दी, और बाकी क्योंकि 4 सेमेस्टर थी, चारों सेमेस्टर की मैं निकाल नहीं पा रही थी। देन मैंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज शाया कर दिया कि मेरे पास ये पेंटिंग्स हैं और मैं इस तरह से लाहौर में पढ़ रही हूँ, मुझे अपनी फ़ीस पे करनी है, तो मुझे जल्द से जल्द पेंटिंग्स बेचनी है, जो भी इंटरेस्टेड है वो ख़रीदे और मुझे पे करे, मतलब वो बंदा ले जो पे करे। अक्सर लोग होते हैं ना कि हम आपको बाद में पे करेंगे, हाफ अभी हाफ, मुझे अर्जेंट पे चाहिए थी। हाँ। अच्छा। तो फिर वो मैसेज मेरा बहुत ही वायरल हुआ और काफ़ी मुझे गुड रिस्पांस मिला, पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तब बलूचिस्तान या गवादर वालों को पता चला कि हाँ, गवादर की एक लड़की है जो लाहौर में स्टडी कर रही है और NCA में, वो तो NCA में ऑफ कोर्स इतनी आसानी से एडमिशन भी नहीं मिलता, उनकी काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी हाँ। तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी एक आध फ़ीस सेमेस्टर की जो फ़ीस उन्होंने पे की, जो बची कुची हुई थी, कुछ पेंटिंग्स लोगों ने भी ख़रीदी थी। उस टाइम पे मेरी बहुत फाइनेंशियली इन्होंने इस तरह से हेल्प की। फिर एंड में थीसिस के टाइम पे फिर फ़ीस तो अलग, लेकिन आपने जो है ना मटीरियल हमारी इतनी एक्सपेंसिव होती है, उसका खर्चा अलग कि मैं किस तरह से चीज़ों को डिस्प्ले करूं। आप आर्ट बना तो लेते हो, वो तो ठीक है, लेकिन आपको इसकी एग्जीक्यूशन, अगर आप एक पाकिस्तान के एक हाई इंस्टीट्यूट में अगर काम करो तो उनको उसी तरह की चाहिए। वहाँ पे तो मोस्टली मतलब अच्छी फैमिली के लोग ही स्टडी करते हैं, हम जैसे फैमिलीज बहुत कम हैं, अगर हैं भी तो वो जो है इधर उधर से एफर्ट करके, वो पार्ट टाइम जॉब करके, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स लेकर अपना गुजारा कर रही होती हैं। तो लास्ट में मुझे बहुत मुश्किल हुआ, तो उस टाइम पे फैमिली ने बहुत ऑफ कोर्स सपोर्ट किया। मैं बार बार तो सोशल मीडिया पे नहीं दे सकती और शाहीना, आप इस लिहाज से बड़ी लकी हैं कि आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है इस मामले पे कि उन्होंने आपको जगह जगह सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह से अब आपने कंप्लीट भी कर ली अपनी स्टडी, अब आप वापस अपने इलाके में मौजूद है, तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? बिकॉज हम देख भी रहे हैं कि आप बच्चों को सिखा रही हैं, तो क्या अब आपने क्लासेस देना शुरू की हैं, एक अकेडमी खोली है, किस तरह से सारा प्रोसेस है ये? ये भी आप कह लें कि 2 साल से ये प्रोसेस चल रहा था, मेरे माइंड में था कि मैं अपनी स्टडी ख़त्म करने से पहले ही कि जो मुश्किल मैंने देखी हैं या मुझे वो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मैं उसी टाइम पे जहन में बना लिया था कि मैं अपने इलाके में स्पेशली लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, कि यहाँ पे एक एकेडमी तो होना चाहिए फ़ाइन आर्ट्स का। यहाँ पे हालांकि यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन आर्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सराहते हैं, बहुत ज़्यादा, नो डाउट। यहाँ एग्जीबिशंस भी होती हैं और यहाँ पे बच्चियों में इतना कोई टैलेंट है, लेकिन इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, जियोस रेफरेंस लाइब्रेरी के नाम से, तो यहाँ पे मैंने जब विज़िट किया तो यहाँ ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई थी। आज से 2 साल पहले मैंने जब यहाँ विज़िट किया, बहुत ही सही अच्छे कंडीशन में वो थी। तो मैंने इनके साथ डिसाइड किया कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करते ही आके मैं यहाँ पे बच्चों को सिखाऊंगी। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, वो खुद भी ये सोच रहे थे कि भी फ़राक जहाँ पे मैं भी बैठी हूँ, ये प्लेटफॉर्म, इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि बिल्कुल आपकी ये अच्छी सोच है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो इस मामले में इन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट किया, एडवर्टाइजमेंट करने में, बच्चों को बोलने में कि भाई यहाँ पे एडमिशन है, आप लोग आएँ सीखें। तो मैंने कुछ डिज़ाइनिंग भी खुद की, हाँ, मतलब जो होता है ना पोस्टर्स आप बनाते हो, वो बना के मैंने, हाँ,
तो एडमिशन्स हो रही थी, आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी और NCA में अभी आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन से मैंने स्टार्ट किया कि जो बच्चे आगे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी टेस्ट की मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा। तो और उस टाइम पे ये गैलरी तो ये एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जहाँ पे ये ऑलरेडी उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनमें कोई टैलेंट हो। तो इस प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए मैंने सोचा ये बेस्ट है कि लाइब्रेरी प्लस आर्ट गैलरी की कम्बिनेशन तो वैसे ही बेस्ट है कि आप यहाँ पे तालीम भी हासिल कर रहे हो और अपना जो हुनर है उसको भी ग्रूम कर रहे हो। ज़बरदस्त। तो हाँ, और यहाँ की अभी जैसे कुछ अरसे पहले सुना होगा आप लोगों ने, बलूचिस्तान में बहुत मतलब बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से ये नो डाउट इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब मैं बिल्कुल नाउमीद हो गई थी कि इस जगह को दोबारा से वो नहीं कर सकते। जब लोग आते हैं तो वो ज़रूर प्लेस को देखते हैं। आप पाकिस्तान के दूसरे आर्ट गैलरीज को आप देख लें, उसकी निस्बत लेकिन ये देखिए ना शाहिना, ये आपकी हिम्मत ही थी ना कि अभी भी हम देख रहे हैं कि आपने बच्चों को अपने साथ मिलाया, बल्कि आपने एक नया सिलसिला शुरू किया और इस चिराग से ना जाने कितने चिराग रोशन होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनली लेवल पर आपने क्या सोचा है? आपने अपनी पेंटिंग्स को किसी एग्जीबिशन का हिस्सा बनाना है, बैनुल-अक़वामी सतह पर किस तरह से अपने टैलेंट को प्रमोट करना है? कोई प्लान आपके जहन में है आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रही हैं आप? आगे सेल्फ के बारे में तो मैं पहले भी बहुत कुछ सोचती थी, लेकिन जब से मैं इस गैलरी या बच्चों के साथ वो कनेक्ट हो गई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले इस चीज़ के बारे में सोचूं। अच्छा। कि इस प्लेटफॉर्म को, इस गैलरी को जो है आर्ट एकेडमी एक सही सतह में जितना मेरे से हो सके मैं इसको पहुँचा सकूँ। और साथ साथ मेरा अपना काम भी चल रहा है, जैसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मैं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और जो ऑनलाइन इंटरनेशनली जो एग्जीबिशंस आते हैं उस पे तो ये होता है कि आपने अप्लाई करना होता है और फिर आपका अपना पोर्टफोलियो भेजना होता है। तो उस पे भी इंशाल्लाह इरादा तो है, वो इंशाल्लाह शाहीना, और हमारी दुआ यही है कि जिस तरह से आपने इस तरह ये स्टेप लिया, अल्लाह ताला आपको आपके उस कदम में भी कामयाबी अता फरमाए और आप इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे, ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम बताएं आपको कि कराची में कचरा बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला कराची में यही है कि हर गली में, हर नुक्कड़ पे ना आपको कचरा मिलता है। ये कचरा न सिर्फ शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रहा है बल्कि मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का बायस भी बन रहा है। दुनिया भर में माहौल को साफ रखने के लिए जदीद तरीक़ों से कचरे को रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसा कि इंट्रो में मैंने आपको जर्मनी की एग्जांपल दी थी, कराची के लिए भी वो लोग जो कि दर्द रखते हैं, उन्होंने कुछ नौजवान हैं जिन्होंने कचरे को रिसाइकिल करके मुआशरे के लिए कारामद बनाने में अपना किरदार अदा किया है। इसमें वो मसरूफ़ भी हैं और इन्होंने 3,80,000 किलोग्राम कचरा दोबारा कारामद बनाया है। ये सब कुछ कैसे हुआ है ये जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि इससे भी ज़्यादा जो कचरा मौजूद है ना कराची में, उसको रिसाइकिल किया जा सके। तो हमारे साथ मौजूद है अनूशे फ़ातिमा, उनसे हम जानेंगे कि ये हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए ज़रूरी है ना बात करना, क्योंकि कराची में कचरा बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप लोगों ने काम किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, थोड़ा सा मैं आपको इस प्रॉब्लम पे बताती हूँ। हाँ। कचरा जो है इस वक्त सबसे बड़ा इशू है कराची का ही, सिर्फ कराची का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान। और इससे एसोसिएटेड हमारा ह्यूमन बिहेवियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ह्यूमन बिहेवियर है जो गलत थोड़ा नज़र आया है, सामने आया है। हम कचरे को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, हम इसको गलत जगहों पे फेंक देते हैं, घरों के बाहर, गाड़ियों में, इस तरह डंप साइट्स पे कचरे को सरेआम तौर पे जलाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। एंड हम ज़्यादातर इस मसले से वी आर सीइंग कि पीपल आर वेरी वेरी एंग्री एंड जो है उनको बहुत गम है कि हमारा शहर इतना ज़्यादा गंदा हो गया। बट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे एक मसला होता है वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी होती है एंड देयर इज़ अ वे कि हम सब शहरी मिल के इस मसले को हल कर सकते हैं। तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस तरह से काम करते हैं, हम इसमें फ़ोकस करते हैं कि हम अगर सोर्स पे यानी घरों पे कचरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, सेग्रीगेट कर लें
क्या कौन से 2 हिस्से हैं, एक तो कहलाता है गीला कचरा, ज़्यादातर वो कचरा जो किचन से निकलता है, एंड दूसरा रिसाइक्लेबल वेस्ट, ड्राई वेस्ट, जो कि वापस से फैक्ट्रीज़ में जाके दोबारा से एक नए प्रोडक्ट की शक्ल में वापस इकोनॉमी में आ सकता है। अगर हम पूरे कचरे को थोड़ा सा एवैल्यूएट करें, कराची में इस वक्त 16,000 टन्स डेली बेसिस पे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ओह गॉड। एंड इसका 50 to 60% ऑर्गेनिक वेस्ट है और बाकी उसमें 30 to 35% रिसाइक्लेबल, और इसके अलावा जो 10% रह जाता है वो वाकई में वो कचरा है जो लैंडफिल पे जाना चाहिए। ओके। लेकिन हम अपने घरों में जिस तरह से इस वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, क्या करते हैं यूजुअली सब लोग हर तरह का कचरा एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ। सब मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही मिक्स हो जाता है आप इसको दोबारा से इसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट को नहीं रिकवर कर सकते। ओके। एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट भी कंटेमिनेट हो जाता है। लेकिन इमेजिन करते हैं इफ़ एवरी हाउस होल्ड इज़ एबल टू सेपरेट, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट अलग हो जाए, गीला कचरा अलग हो जाए, जो कि बहुत आसान है। आप किचन में जब भी मील प्रेप कर रहे हो एक छोटा डस्टबिन रख लें, वहाँ पे आपका ऑर्गेनिक वेस्ट सेपरेट हो गया, रिसाइक्लेबल वेस्ट सेपरेट हो जाए, तो इससे बहुत पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं। एग्जांपल देती हूँ, व्हाट वी हैव डन इज़ कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जब रिकवर कर लिया जाए तो इससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, जिससे दोबारा आप पौधों को न्यूट्रिएंट्स देके दोबारा वो सब्ज़ी, दोबारा वो फल ग्रो कर सकते हैं। साइकिल कंप्लीट हो गई। इसी तरह जैसे ही आपने रिसाइक्लेबल वेस्ट भी सेपरेट कर लिए, उसकी रिसाइकलिंग पोटेंशियल बढ़ गई। कुछ कॉमन जो रिसाइक्लेबल आइटम्स हैं उसमें प्लास्टिक की बोतल हो गई, मुख्तलिफ तरह की जो हम घर में रोज़मर्रा चाहूँगी आप ये बताएं वो चीज़ें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं वो उन्हें पता चले कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें जिसको आप रिसाइकिल इजीली कर सकते हैं, और फिर उसके लिए एक अलग शॉपर आपके घर के बाहर मौजूद होना चाहिए। एब्सोल्युटली। प्लास्टिक की बोतल हो गई, और प्लास्टिक की बोतल हो गई, मेटल के कैन्स हो गए जो सॉफ्ट ड्रिंक के कैन्स होते हैं, गत्ता हो गया, पेपर हो गया, ग्लास शीशे की बोतल हो गई। इनको अलग करने की वजह ये भी है ना, देखें हम अगर जब मिक्स करके सब रख देते हैं बाहर, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई कचरे वाला हमारे ही कचरे में घुस के ये चीज़ें अलग करेगा। तो ये थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेदारी, थोड़ी सी आप सिविक सेंस यूज़ करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अच्छा मुझे बताएं कि ये इसको लाइक जैसे मैं हूँ, मैंने ये किया जी, प्लास्टिक की बोतलें, गत्ता और इस तरह से कोई भी अगर मेटल की कोई चीज़ है वो मैंने अलग शॉपर बना के घर के बाहर के, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, रिसाइकिल कैसे करेंगे? देखिए ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने इसको सेपरेट कर लिया ना, यू आर हेल्पिंग द इकोनॉमी। इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स के आपका वो प्रोडक्ट बेहतर तरीके से अब रिसाइकल होगा। ऑलरेडी रिसाइकल हो रहा है बट वो बेहतर तरीके से होगा क्योंकि अब वो गंदा नहीं हुआ विद योर ऑर्गेनिक वेस्ट, राइट। इसकी इकोनॉमी की साइकिल किस तरह की है कि गत्ता जो है इसको दोबारा से पल्प बना के दोबारा से कार्टन्स या पेपर की शक्ल में वापस मार्केट में लाया जाता है। अच्छा। इसी तरह प्लास्टिक जो है इसको पैलेट्स में कन्वर्ट करके, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उससे नए प्रोडक्ट्स बना के वापस से इकोनॉमी में लाया जाता है। कुछ कचरा है हमारी ज़िंदगी में जो रिसाइक्लेबल भी नहीं है, ना कंपोस्टेबल है, यानी सिर्फ खाद भी नहीं बनाई जा सकती। ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से जितना हो सके इसको ख़त्म कर दें, इरेडिकेट करें। जैसे कि प्लास्टिक की थैली हो गई, या प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गया, या फिर आपके चिप्स के पैकेट्स हो गए। राइट नाउ इस पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है कि इस तरह के कचरे को किस तरह से रिसाइकिल किया जा सकता है। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि ये जैसे कि मैंने अपने घर में जो कचरा इकट्ठा किया है वो किसी फॉरम पे मुझे देना होगा, क्योंकि जाहिर है मैं घर पे तो ये नहीं कर सकती ना, तो ये इसका क्या तरीका कार है? देखें सो हम भी घरों से कलेक्ट करते हैं। वी ऑल्सो वर्क विद कॉर्पोरेट्स जो अपना वेस्ट डिस्पोज करना चाहें। अगर किसी को हमें रीच आउट करना है स्पेसिफिकली तो वी हेल्प देम कि आपने किस तरह सेग्रीगेट करना है वेस्ट, एंड वंस यू रीच आउट टू अस तो फिर हम आपसे पिक भी कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल। तो लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें? लाइक अगर मैं चाहती हूँ मेरे घर से जी वो वाला कचरा इकट्ठा कर लिया जाए जो कि रिसाइकिल इजीली हो सकता है, तो कैसे? देखें आई वुड इनकरेज कि हर कोई ये करना शुरू करे। पहले तो अपने कचरे को 2 हिस्सों में डेफिनेटली स्टार्ट कर दें। एज सून एज यू हैव गॉटन दैट डन आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ट्रैश इट है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें रीच आउट करें एंड वी विल हेल्प यू, वी विल प्रोवाइड द सपोर्ट। राइट नाउ हम कराची के अंदर एक पायलट कर रहे हैं विद हाउस होल्ड। सिर्फ आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर शहर में कोई ना कोई मौजूद होगी, वो आप अपनी रिसर्च करें। लेकिन ये करके कोशिश करें कि आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करें वेस्ट के अराउंड।
अच्छा मुझे बताएं कि अभी आप लोगों का कितना सपोर्ट है, या उनकी तरफ से क्या आपको जो है वो उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? जब हम ये सोचते हैं कि कचरे को सेपरेट करना होगा, इसकी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग इसको रेजिस्ट करेंगे, वो नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यू वुड बी सरप्राइज्ड कि अगर प्रॉपर्ली आप उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि किस तरह से आपने सेग्रीगेट करना है, इट जस्ट बिकम्स अ हैबिट। एंड ज़्यादा आपको खुशी महसूस होती है कि आप इस बड़े मसले को हल करने में एक छोटा सा किरदार अपना अदा कर रहे हैं। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फातिमा, जैसे कि हमने देखा बाहर के ममालिक में तो होता ही जी मशीन है, आप प्लास्टिक की बोतल डालें तो वो आपको इन रिटर्न आपको कुछ पे करते हैं। तो ये हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपके नज़दीक ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए हम तो जितना किरदार अदा कर सकते हैं हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, किन किन तरीक़ों से लोगों को अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि कराची का ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि सम हाउ वी हैव बिकम वेरी इम्यून टू द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट। हम इम्यून भी हो गए और हमारे अंदर बहुत गुस्सा भी है इसके अराउंड। लेकिन जितना ज़्यादा हम इसके ऊपर बात करेंगे, जितना ज़्यादा हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इन पॉलिसीज़ एंड पुटिंग इन कलर कोडेड बिन्स, ताकि सेग्रीगेशन बिकम्स अ कॉमन थिंग ओवर हेयर। वेस्ट को हमें मिक्स नहीं डिस्पोज करना है, वी वांट टू स्टार्ट सेग्रीगेटिंग इट एट सोर्स। उसी से इस मसले का हल हो सकता है। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह से जो लोग इस शोबे से जुड़े हैं, इस काम से जुड़े हैं, यकीनन वो भी अपनी जिम्मेदारी इसी तरीके से निभाते होंगे कि अपने घर का जो वेस्ट है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना और फिर उसके बाद जो प्लास्टिक या मेटल की चीज़ उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, जैसे कि कोई भी खातून है या कोई भी अगर कोई लड़की है वो आपको ज्वाइन करना चाहती है, लाइक हमने देखा कि कराची में बहुत सारे इस तरह की कैंपेस चली कि आपने सड़कों पे से कूड़ा उठाया और शॉपर्स में भर भर के आपने उसको बिन किया। लेकिन अगर कोई आपका साथ देना चाहे, आपका हाथ बनना चाहे, वो चाहे कि मैं अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से भी निभाऊँ कि मैं खुद लाइक घरों में गई हूँ और मैंने वहाँ से कचरा लिया है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए वी सपोर्ट एज मच एज़ पॉसिबल। जितना ज़्यादा हमें लोग ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ कम्युनिटी एम्बेसडर्स बनेंगे, वॉलंटियर करेंगे, बिकॉज ये मसला सिर्फ मैं नहीं हल कर सकती, मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हल कर सकती, हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें शहरियों की एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। तो अगेन आप हमें रीच आउट करें हमारी वेबसाइट पे ट्रैशिट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, एंड वी विल लव टू हेल्प हैव मोर पीपल जॉइन अस इन द टीम। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी फातिमा। ये बड़ा ज़रूरी है भाई कि आप जो हैं अपनी ये जिम्मेदारी निभाएं, आप ना कि ये सोचें कि जो कचरा उठाने आ रहा है या आ रही है वो कचरा खुद अलग अलग करेगा। भाई नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा काम है। तो अभी ले रहे हैं हम एक ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मेकअप ट्रेंड्स के बारे में कि कौन सा मेकअप ट्रेंड इन है, कौन सा आउट है। लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब तमाम खवातीन जो कि कैमरे के उस पार मुझे बैठी देख रही हैं, ज़रा मतवज्जो हो जाए भाई, क्योंकि हम सबको शौक़ होता है हम मेकअप करें, हम प्यारे लगें, लेकिन कभी कभी होता ये है कि हमें मेकअप के बारे में उतना नहीं पता होता जितना पता होना चाहिए, क्योंकि बदलते वक्त के साथ मेकअप का ट्रेंड बदल जाता है। अब चूँकि ज़ाहिर है कि भाई विंटर सीज़न आ रहा है, शादी का सीज़न है। अब इस सीज़न में क्या होना चाहिए ऐसा जिसकी वजह से आपकी बेस भी अच्छी लग रही है, आपका लाइनर भी अच्छा लग रहा है, आपने अगर आंखों को थोड़ा शिमरी कर लिया है तो आपकी लिपस्टिक जो है वो थोड़ी ट्रेंडी लग रही है। अब ये भाई सब चीज़ें जो हैं बड़ा ज़रूरी है जानना, और ये सब चीज़ें आपकी बुक्स में हो ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब इसी पर बात करने के लिए हमने स्टाइलिस्ट वाजिद खान को इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम वाजिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। भाई क्या ट्रेंड चल रहा है मेकअप का, सबसे पहले तो ये बता दें आप। अच्छा मेकअप तो चल ही रहा है और मेकअप चलता ही रहेगा। अच्छा ट्रेंड सेटर आप खुद होते हैं? खुद होते हैं। सम टाइम जो ट्रेंड चल रहा होता है वो आपके ऊपर नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपको पता है कि आप किस तरीके से उसको कैरी करेंगे तो आप कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि वो खवातीन वो जो कहती है ना कि हमेशा सुर्ख लिपस्टिक का ही ट्रेंड रहता है, हाँ। ये वैसे ये है वाकई? अच्छा हाँ, लाल लिपस्टिक तो प्यारी लगती है, प्यारी लगती है। लाल लिपस्टिक तो हमेशा से ही अच्छी लगती है, और लेकिन हर किसी पे नहीं लगती ना। अच्छा हाँ, लगाने का तरीका होना चाहिए या लगाने का आप आउटलाइन डार्क करके अंदर कर लें, या आप उसके रेड के साथ थोड़ा सा पिंक को मिक्स कर लें या डार्क ब्राउन को मिक्स कर लें, तो आप यू कैन अप्लाई बहुत सारे तरीकों से, तो आप कर सकते हैं रेड कलर पे। अच्छा जैसे अगर बहुत सारी खवातीन का ये सवाल होता है मेरे इंस्टाग्राम पे जी कि हमारा गंदुमी रंग है,
मतलब मैं तो चूंकि मेकअप आर्टिस्ट हूँ, उससे मुझे इतना आइडिया भी नहीं होता। मैं कहती मैं अपने प्रोग्राम में जब वाजिद को बुलाऊंगी तो मैं जवाब भी आपको दे दूंगी। मुझे बताएं कि अगर किसी का गंदुमी रंग है तो उनके चेहरे पे कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा सूट करती है? ओके, अच्छा क्या है कि अगर आपका गंदुमी कॉम्प्लेक्शन है तो अच्छा दिस इज द, ये आपका एक बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है ना, बड़े लकी होते हैं। इसके ऊपर आप कुछ भी लगाएं प्यारा लगेगा। इसके ऊपर आप रेड लगा लें, इसके ऊपर आप पिंक में चले जाएं, इस पे आप शॉकिंग पिंक, ब्राइट कलर, कोई भी लिपस्टिक लगाएं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल सेफेस्ट रहना है तो आप जैसे डार्क ब्राउन लिप लाइनर लगा के और अंदर न्यूड कलर आप मिक्स करें तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें आप प्यारे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे वाजिद एक और चीज़ बताएं कि बहुत सारी हमारी स्पेशली हमारी सोसाइटी में होता है कि ख़वातीन कहती है शादी है, कोई पार्टी फंक्शन है, चिट्टा लगना है। वो जो चिट्टा लगने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कभी कभी आपको आपकी जो असल खूबसूरती होती है ना उसको छुपा देता है। मैं चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो देख रही हैं आप उन्हें बताएं कि चिट्टा लगना मेकअप का मेन रीज़न नहीं है, प्यारा लगना है। अच्छा, क्या है कि कॉम्प्लेक्शन को आप ज़रूर ब्राइट करें। अच्छा, ज़रूरी है ब्राइट करना, क्योंकि दुल्हन का एक दिन होता है, वो चाहती है कि प्यारे लगे। अच्छा, आप उतना ही ब्राइट करें जितना आपको करना है। 19 से आप 20 कर सकते हैं, 20 से आप 14-15 नहीं कर सकते कि आपके हाथ अलग लग रहे हैं और आपकी गर्दन अलग लग रही है। सो मेक श्योर करें जब भी आप फाउंडेशन का सिलेक्शन करते हैं तो आप फाउंडेशन का सिलेक्शन उतना ही करें जो आपके ऊपर सूट करे। आप 19 से 20 कर सकते हैं। आप अगर लेट्स सपोज आपका कॉम्प्लेक्शन 36 नंबर का है, सो आप 38 को आप मिक्स करें उसके साथ, एंड पाउडर एक अनदर शेड लाइटर लगाएं। सो वो जब 3 शेड मिक्स होंगे तो एक नया शेड क्रिएट हो जाएगा। सो वो आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट भी हो जाएगा, वो ग्रे भी नहीं लगेगा। एंड व्हेन जब आप फाउंडेशन का सही सिलेक्शन करते हैं तो आपकी बेस कम लगती है। जब बेस कम लगती है तो लाइंस नहीं आती। अच्छा, फाउंडेशन को सिलेक्ट करने का तरीका क्या? लाइक मैं एक स्टोर पे गई, अच्छा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या फाउंडेशन खरीदनी है या मुझे कौन सी फाउंडेशन लगानी है। और स्पेशली कभी होता है कि जी आपकी स्किन पे वाटर बेस लगती है, दूसरी आपकी स्किन पे बेस नहीं लग रही है, तो ये आपको कैसे मालूम होगा? अच्छा, ये कैसे मालूम होगा? अच्छा, बहुत सारे लोग हाथ पे लगा के चेक करते हैं, तो मैं तो फेस पे लगा के देखिए। हाथों पे लगा के फेस पे लगा के देखिए, क्योंकि आपको फेस पे लगाना है फाउंडेशन, तो आप फेस पे लगा के चेक करें। अच्छा, आपको बाज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हमारी ऑयली स्किन है, क्यों? हमारी स्किन अंदर से वैसे ड्राई ही होती है। सो मेक श्योर करें कि आप जो भी लेते हैं, जो कॉम्बो जो आपकी फाउंडेशन आजकल आई में, आप उस तरीके का फाउंडेशन लें और आराम से आप अपने एक टोन, अगर आप अपनी जो फाउंडेशन है अगर आप अपनी एक टोन डार्क ले रहे हैं तो आपको जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो लाइटर ले लें। अच्छा, यस, अगर आपका फाउंडेशन लाइट है तो कॉम्पैक्ट डार्क ले लें, ताकि जब वो दोनों मिक्स होगा तो एक नया शेड क्रिएट हो जाएगा। ऑलवेज क्रिएट, ऐसे नहीं कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट है तो आपने पाउडर भी ब्राइट ले लिया तो वो ग्रे हो जाएगा, सो उस तरीके से करें। सही है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन होती हैं जैसे डेली बेसिस पे अगर उन्हें मेकअप करना है और दिन में आपने कहीं जाना है तो वही कहती हैं कि दिन में भी शिमर लगा रही होती है चेहरे पे, वो शाइनी शाइनी सा ना, वो फिर वैसे लगता है कि पता नहीं आपका चेहरा लश्कारे मारने की बजाय कुछ और ही आ रहा होता है। तो हाइलाइटर बिल्कुल लगाएं। देखिए, मेकअप क्या है कि मेकअप करने के लिए ही बना है। बहुत सारे मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब और बहुत सारी जगहों पे ट्यूटोरियल देखता हूँ। सो क्या होता है कि पहले लगाते हैं कंसीलर लगाते हैं, पहले तो प्राइमर लगाया, सीरम लगाया, कंसीलर, कलर करेक्टर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर, बनाना पाउडर, तो सेटिंग पाउडर, आफ्टर सो मेनी थिंग आप उसके ऊपर लगा देते हैं फिल्टर। तो व्हाट्स द पॉइंट इतनी सारी चीजें लगाने के जब फिल्टर ही लगाना है। सो हाइलाइटर भी उसी तरीके से लगाएं जैसे आपको लगता है कि आपको हाईलाइट करना। अच्छा, हाइलाइटर क्या होता है? आपके मुंह को चमकाना नहीं है। हाइलाइटर से बेसिकली आपको एंगल बनाने हैं। अगर आपका फेस राउंड है तो अगर आप उसको लंबा हल्का सा सिर्फ यहाँ लगाएंगे ऐसे करके तो आपका फेस लंबा लगने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने पूरा यहाँ पे लगा दिया तो क्या होता है, ऐसा लगता है वो जब आप यहाँ पे पूरा लगाते हैं तो ऐसा लगता है तेल निकल आया है मुंह पे। मैं यही आपसे पूछना चाहती कि बहुत सारी जितना कम लगाएंगे। अच्छा, हाइलाइटर को भी मेक श्योर करें जब आप हाइलाइटर लगा रहे हैं डायरेक्ट ना लगाएं, उसको पाउडर के साथ मिक्स करके लगाएं। अच्छा, ताकि बहुत ज्यादा वो ना आपका नेचुरल ग्लो आए। पाउडर जरूर मिक्स करें। बहुत सारे लोग तो ये तो पाउडर ही हो गया। अच्छा, पाउडर क्या होता है? पाउडर टाइम के साथ उड़ जाता है और फिर क्या होता है कि जब आपके अपने स्किन का ऑयल पास होता है तो वो बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है। तो पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। सही है, क्योंकि आपकी वो बेस को ब्लॉक कर देता है। हाँ, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो डेली खवातीन बाहर निकलती हैं, सवाल मुझे लगता है मैं कमरा इम्तिहान में हूँ। एक के बाद हमारा काम है खवातीन की आवाज आप तक पहुंचाना। भाई, हमारी खवातीन बहुत परेशान होती हैं, क्या मेकअप करें क्या नहीं करें। मुझे बताएं, जो खवातीन डेली बेसिस पे घर से बाहर निकलती हैं, लाइक ऑफिस गोइंग होगी या टीचर्स हैं या किसी भी काम से बाहर निकलती हैं, वो थोड़ा परेशान हो जाती हैं कि भाई लाइक ना ज्यादा लगे ना कम लगे लेकिन हम प्यारे जरूर लगे, तो उनके लिए क्या है? अच्छा, उनके लिए देखिए
फेस पाउडर ज़रूर रखें। ठीक है, ठीक है, फेस पाउडर ज़रूर रखें क्योंकि ऑयल पास होता है, तो आप उसको जब लगाते हैं पाउडर को तो अच्छी सी आपकी एक पतली सी लेयर फाउंडेशन की बन जाती है, फिनिशिंग का। ब्लशर ज़रूर रखें, काजल ज़रूर रखें। ठीक है, काजल लगा के अच्छा सा मस्कारा लगाएं, लिपस्टिक लगाएं और आपका हो गया। ये वो 5 मिनट्स वाला मेकअप बता रहे हैं। वैसे 5 मिनट्स वाला मेकअप होता है। हाँ, ये मेकअप है 5 मिनट वाला। लेकिन जो लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कट क्रीज बना रहे हैं और फिर हाईलाइटर लग रहा है, डार्क कॉन्टोरिंग अंडर कॉन्टोर कर रहे हैं, वो 5 मिनट का काम नहीं है, उसको घंटे लग जाते हैं और वो आपको लगता है ओह ये तो 5 मिनट में हो गया। उसमें क्या होता है कि कॉन्टोरिंग ज़रूर करें लेकिन उतनी ही करें जितना आपको लगाना है। सही, ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने पूरा मुंह काला कर दिया और फिर आप कहीं जा रहे हैं तो पैचेस लग रहे हैं, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, अगर वो तमाम खवातीन जो कि मेकअप के हवाले से वाजिद से कुछ भी पूछना चाहती हैं, बड़ा सुनहरा मौका है इस वक्त। में हमारी स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन उठाए, कॉल करें, वाजिद से बात करें। मेकअप के हवाले से कोई भी मसला है, क्योंकि अमूमन सर्दियों में होता ये है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन पे वाजिद मेकअप करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप मॉइस्चराइज करें, सीरम लगाएं, प्राइमर लगाएं, प्रेप करें स्किन को और फिर आप लगाएं। बिल्कुल ऑयल बेस तब लगाएं सर्दियों में। अच्छा, सर्दियों में तब लगाएं, ऑयल बेस ना लगाएं। अच्छा, कुछ खवातीन को मैंने ये देखा है, वो सुन भी रही होंगी मुझे, कि वो ऑयल बेस पे वाटर बेस लगा लेती हैं। अच्छा, क्या? अच्छा, ये बड़ी टेक्निक की बात है। हाँ, यूजुअली क्या होता है, वो आप लगाएं तो फट जाती है। मैं भी लगा देता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपको लगाने का तरीका बहुत सॉफ्टली आपको डील करना है उसको। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुझे मेकअप में वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, चाहे जितना भी मॉडर्न ज़माना आ जाए। जैसे पैनकेक इंडियन बेस होती है, एक मुझे वो चाहिए है। और मुझे लगाता नहीं हूँ, लेकिन वो सामने में जब मेकअप मेरा सेट होता है वो सामने पड़ी होनी चाहिए, किसी वक्त उसको हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मेरा काजल मुझे ज़रूर चाहिए, मेरा आईब्रो का एक थिक वाला ब्रश मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि आईब्रो मेरा मेन फोकस होता है। हमें हिना कॉल पे ज्वाइन कर चुकी है कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिना, गुड मॉर्निंग। वाजिद से क्या सवाल करेंगी आप? मैम, मुझे ये करना है, मेरा ना फेस ब्लैक हो जाता है बेस लगाने के बाद, कोई सी भी कंपनी के मैं लगाऊं तो मुझे कोई, पहले वो पैनकेक चलते थे येलो बेस, तो मैं वो लगा लिया करती थी, उससे कभी नहीं हुआ। अब लेकिन अब ये बेस आयरन फाउंडेशन वगैरह कोई सा भी लगाती हूँ, ब्लैक हो जाता है फेस। ठीक तो है, मुझे ऐसा बताएं। जी 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 जी, क्या बताएं कि कौन सी कंपनी का यूज किया जाए? थिंक वो कंपनी पूछना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको अभी आपके सवाल का जवाब, आपने अगर शो देख रही होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि 2-3 चीजें मिक्स करके आप लगाएंगे तो आप कभी भी काला नहीं होगा। ठीक है, अगर वैसे अगर आपको लेना है तो मुसर्रत आपा की फाउंडेशन बेस्ट MM की जो है आप वो ले सकते हैं, और उसका आलमंड ले लें। आलमंड वो बेस्ट शेड है फॉर जो गंदुमी रंग है, और अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो उसका आइवरी ले लें। आलमंड और आइवरी लेके आप मिक्स करके लगाएं, और अगर थोड़ा वेट कर सकती हैं तो मेरा अपना प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आप बोल लीजिएगा। चलें जी, अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर भी है कोई हमारे साथ? हेलो, अली हैदराबाद से हमें जो है उन्होंने कॉल की है। अली, क्या सवाल है आपका वाजिद से? अली हैदराबाद। जी जी जी, ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा वाजिद, एक और चीज़ है, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि देखिए मेकअप करने के लिए आपको ना अपने आप से आपकी दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि फलानी ने ये लगाया तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। अच्छा, उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए मेकअप जो है ना करने के लिए बना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना मेकअप लगाना है और कैसे लगाना है। अगर मैं जब दुल्हन बनाता हूँ एंड लेट्स सपोज मैं चार्ज करता हूँ दिस मच अमाउंट, ठीक है, तो मैं इतने कलर्स नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर आपके ऊपर एक लाइनर अच्छा लग रहा है तो मैं बस लाइनर लगा के स्टॉप कर दूंगा कि वही आपका मेकअप है, क्योंकि दुल्हन तो दुल्हन है। दुल्हन का मतलब ये नहीं कि दुल्हन को बहुत सारी चीजें लगा दें तो दुल्हन लगेगी, ठीक है? या दुल्हन का कॉन्सेप्ट प्लीज पहले तो ये क्लियर करें कि जो दुल्हन होती है वो दुल्हन ही होती है, दुल्हन दुल्हन ही होती है। सो फिर सिर्फ रेड लिपस्टिक लगा के वो दुल्हन की सीट पे बैठेगी तो वो दुल्हन ही लगेगी। तो जितना आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर एक लाइनर अच्छा लगता है और लिपस्टिक अच्छी लगती है तो आप सिर्फ आपके लिए ये मेकअप है। मेकअप का मतलब ये नहीं कि आपने सारी चीजें लगानी है। हाँ, अगर आप सारी चीजें, अब मैं हर शो पे अक्सर बोलता हूँ, जैसे ज़ेबा बख्तियार हैं, ज़ेबा आपा हैं, उनके ऊपर जितना कम मेकअप लगाएं वो प्यारी लगती हैं, सही। और बुशरा अंसारी है, बुशरा आपा या जिया अली है या आमना इलियास है, इनके ऊपर आप जितना ज्यादा मेकअप लगाएं ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और प्यारी दिखती हैं। तो आपको पता, अच्छा ऐसा नहीं कि हम ज़ेबा बख्तियार के ऊपर या माहिरा के ऊपर जो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन है जिनके, या जो दूसरी हमारी जो अभी जो प्यारे हानि तो बहुत प्यारी लगी, वो बगैर मेकअप
भी बहुत प्यारी है। अच्छा मेकअप इनके भी लगाएं सारी, क्योंकि टीवी पे आती है सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन कितना लगाना ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली ये अगर आपको पता ना कि आपने अपनी स्किन पे कितना मेकअप लगाना है और किस तरह लगाना है, तो फिर आपको कभी भी मसला नहीं होगा मेकअप करने में। थैंक यू सो मच वाजिद, आप हमारे साथ मौजूद थे। हाँ खत्म हो गया, मैं आपको अगले शो में भी इन्वाइट करूंगी लेकिन अभी जब शो हमारा खत्म हो जाएगा मैं अपने मेकअप के बारे में वाजिद से पूछूंगी। तो भाई आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।